हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें 100 लेक्चर्स के अंदर और 100 डेज के अंदर हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को कवर करवा देंगे। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्लानिंग। और स्टूडेंट्स, प्लानिंग के अंदर भी हम पहले 4 दिन के लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज प्लानिंग चैप्टर का हमारा लास्ट डे है जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ प्लान्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं प्लानिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जब आप प्लान्स बनाओगे तो कौन कौन से टाइप के प्लान्स आप बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं तो प्लान्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक होते हैं सिंगल यूज प्लान्स, सिंगल यूज प्लान्स, और एक हैं स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स या स्पेसिफिक प्लान्स ऐसे एक्टिविटीज के लिए हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हैं विच डू नॉट रिपीट। तो कई चीजें ऐसी हैं जो बार पर रिपीट नहीं करती, जिसको कि आप नॉन रेकरिंग कह सकते हैं। ऐसे इवेंट्स हैं जो बार बार नहीं होंगे, एक ही बार कोई इवेंट हो रहा है तो वो प्लान बस एक ही बार यूज कर पाओगे, बार बार उस प्लान को यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए जब आप प्लानिंग करते हो जो बार बार रिपीट नहीं होती, सपोज आपने कोई शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो एक ही बार यूज हो पाएगा, बार बार यूज नहीं हो पाएगा। तो उसको बेसिकली आप प्रोग्राम कह देते हो। अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जब आप एक ऐसा प्लान बना रहे हो जो एक ही बार यूज हो पाएगा, बार बार वो प्लान दोबारा से रिपीट नहीं हो पाएगा, उसको सिंगल यूज प्लान्स कह देते हैं। इसमें एक प्रोग्राम आएगा, एक बजट आएगा। अभी बजट के बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे, जिसमें फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो उसको आज ही आप क्वांटिफाई कर देते हो। जैसे कैश बजट, इस साल का आपने कैश बजट बनाया तो अगले साल दोबारा बनाना पड़ेगा, तो वो प्लान बार बार यूज नहीं हो सकता, तो इसको एक ही बार यूज कर सकते हो, उसको आप सिंगल यूज प्लान्स बोलते हो। और ऐसा प्लान जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, उसको आप स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हो। स्टैंडिंग प्लान्स को हम रिपीटेड यूज प्लान्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज जो बार बार अराइज होंगी, ऐसी सिचुएशंस जो रेकरिंग हैं। रेकरिंग का मतलब है ऐसी सिचुएशंस जो बार बार अराइज होंगी, तो आप उन्हीं प्लान्स को बार बार यूज कर सकते हो सकता है थोड़ा सा आपको उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़े, बट द सेम प्लान्स कैन बी यूज्ड एवरी ईयर। हर साल आप उन प्लान्स को दोबारा से यूज कर सकते हो। जैसे आपने कोई पॉलिसीज बनाई हैं तो जो इस साल पॉलिसीज बनाई हैं अगले साल भी आप उनको रिपीट कर सकते हो। प्रोसीजर्स बनाए हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसीजर्स को फिक्स करा जाता है कि काम को करने के क्या स्टेप्स होंगे। तो आपने एक बार ही प्रोसीजर बना दिया, बार बार आप उस सेम ही प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। आपने रूल्स बना दिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाएगा, तो बार बार आप सेम रूल्स को फॉलो कर सकते हो। आपने मेथड्स डिसाइड करे कि किसी काम को करने का क्या मेथड होगा, बार बार सेम मेथड को फॉलो किया जा सकता है। तो ऐसे प्लान्स जो कि एक ही बार यूज होंगे, ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाए जाएंगे जिनको जो बार बार रिपीट नहीं होंगी, उसको आप सिंगल यूज प्लान्स कहेंगे। और ऐसे प्लान्स जो ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाए जाएंगे जो बार बार रिपीट होंगी और उन प्लान्स को आप बार बार यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म तक हर बार सेम प्लान्स को यूज कर सकते हो, उसको आप स्टैंडिंग प्लान्स कहोगे। अभी हम देखते हैं डिटेल्स के अंदर कि स्टूडेंट सिंगल यूज प्लान्स के अंदर और स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ प्लान्स आ रहे हैं वो क्या होंगे। उसके अलावा 1-2 प्लान्स ऐसे होते हैं जिनको दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। एक अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, और एक हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी। तो टोटल आपके सिलेबस में 8 टाइप ऑफ प्लान्स आएंगे। उसमें से 2 टाइप ऑफ प्लान ना तो सिंगल यूज प्लान है ना ही स्टैंडिंग प्लान्स हैं। बाकी ये 2 जो हैं ये स्टैंडिंग प्लान्स, सिंगल यूज प्लान्स हैं, और ये जो 4 हैं ये स्टैंडिंग प्लान्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 हर एक प्लान को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बच्चे आप कई बार कर चुके। दीज आर द एंड पॉइंट्स दैट वी वांट टू अचीव। हम कह सकते हैं डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। फ्यूचर में हम किस पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं उसको हम अपना ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं, जिसको कई बार हम अपने गोल्स भी बोल देते हैं। जैसे हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं बाय 20%,
तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम फ्यूचर में किस पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं, डेट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव। जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करो तो बड़ा क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना चाहिए, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना चाहिए। जैसे अपने सेल्स को 20% बढ़ाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने खाली लिख दिया अपने सेल्स को बढ़ाना है, तो वहां पर फिर कंफ्यूजन हो सकती है कि कितनी सेल्स को बढ़ाने की बात करी जा रही है। तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करो तो ट्राई करो कि जितना ज्यादा क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सकते हो, उतने ज्यादा क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना चाहिए। देन स्टूडेंट्स, एक आता है स्ट्रेटेजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ? ऐसे डिसीजंस जो बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को लॉन्ग रन में अफेक्ट करेंगे। मतलब ऐसे डिसीजंस जिससे बिजनेस में लॉन्ग टर्म में असर पड़ेगा, उन डिसीजंस को हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बोल देते हैं। तो स्ट्रेटेजीज बेसिकली इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स। बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाएगी उस पर फर्क पड़ेगा। तो कह सकते हो बहुत क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। जैसे किसी फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ कोलैबोरेशन करें या ना करें, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। तो उसको हम स्ट्रेटेजीज कह देते हैं। और स्ट्रेटेजीज जब हम फिक्स करते हैं तो एनवायरमेंट का बड़ा ध्यान रखते हैं। 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ प्लान है जिसमें आप एनवायरमेंट को स्टडी करते हो। तो बेसिकली पहले एनवायरमेंट को स्टडी करा जाता है, तब आप लॉन्ग टर्म के बारे में डिसाइड करते हो कि लॉन्ग टर्म में हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, किस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली वी स्कैन द एनवायरमेंट, ओनली आफ्टर दैट वी प्रिपेयर द स्ट्रेटेजीज। तो स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में किस डायरेक्शन में जाएगी उस पर फर्क पड़ेगा। देन पॉलिसीज। पॉलिसीज में क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉइज को पहले से ही बता देते हैं कि कोई भी सिचुएशन आएगी उसमें आपका जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा। तो जनरल रिस्पॉन्स इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, पॉलिसीज बनाना भी बहुत जरूरी है। बार बार कोई सिचुएशंस आएंगी, उसमें हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा हम पहले से ही एम्प्लॉइज को बता देंगे, तो उससे उनके लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि हमारी पॉलिसी हमने बना दी, वी डू नॉट सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने एक पॉलिसी बना दी, हम उधार पे माल नहीं बेचते। अब सभी एम्प्लॉइज को बता दिया। अब कोई अगर हमसे उधार पे माल मांगने आएगा तो हमारे एम्प्लॉइज को पता है कि हमने क्या डिसीजन लेना है। बट पॉलिसीज के अंदर बच्चे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कई बार हम पॉलिसी से हटके भी थोड़ा सा काम कर देते हैं, मैनेजर्स को थोड़ी सी डिस्क्रिशन होती है। जैसे हम उधार पे सामान नहीं बेचते, मत कोई क्लोज इंडिविजुअल आ जाता है, कोई बहुत अच्छा कस्टमर आ जाता है, रेगुलर कस्टमर आ जाता है, तो हो सकता है हम उसको उधार पे माल दे भी दें। तो पॉलिसीज बेसिकली एक जनरल रिस्पॉन्स है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा। बेसिकली पॉलिसीज की हेल्प से ही स्ट्रेटेजीज को भी समझा जा सकता है और स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। देन पॉलिसीज के बाद आएगा प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर का मतलब कोई भी अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी प्लानिंग करते हो तो किसी भी काम को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो भी आप पहले से ही एडवांस में फिक्स कर लेते हो, ताकि हर एक एम्प्लॉय को पता हो कि ये स्टेप्स हैं जो हमने लेने हैं ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सकें। जैसे मान लो हमने एम्प्लॉयज की सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए स्टेप्स रख सकते हैं। भाई पहले आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद उसका छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद हो सकता है हम उसका टेस्ट रखें, टेस्ट के बाद हो सकता है डिटेल में इंटरव्यू करें, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करें। तो ऐसे काफी सारे स्टेप्स रख सकते हैं ताकि एक काम को किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारी चीजों के लिए हम प्रोसीजर्स पहले से ही फिक्स कर देते हैं ताकि कोई भी काम करना हो तो एम्प्लॉय को यह कंफ्यूजन ना हो कि कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि उसको करा जा सके। तो मेन जो कीवर्ड इसके अंदर रहेगा वो है स्टेप्स, कि किसी भी काम को करने के रूटीन स्टेप्स क्या होंगे वो पहले से ही आप फिक्स कर दोगे। देन मेथड। प्रोसीजर में आपने बताया कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। मेथड एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है किसी भी काम को करने का, स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डूइंग अ वर्क। बेसिकली इसका मतलब क्या है, किसी भी काम को करने के बड़े सारे वेज हो सकते हैं।
तो आप उसमें से एक फॉर्मल तरीका पहले से ही सिलेक्ट करके रखोगे। जैसे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग देने के लिए आप वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करके एक मेथड आता है, उसको फॉलो कर सकते हो। इंटर्नशिप ट्रेनिंग आता है, क्लासरूम लेक्चर्स आता है, डेमोन्स्ट्रेशंस आती हैं, तो बड़े सारे मेथड्स हैं। तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब अपनी प्लानिंग करोगे तो कहां पर कौन से मेथड को हमने फॉलो करना है उसको आप एडवांस में ही बता दोगे, जिससे कि बाद में रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। देन एक रूल्स है, रूल्स बड़ा इजी है, स्पेसिफिकली बता दिया जाता है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली बता दिया कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। क्या चीज अलाउड है और क्या चीज अलाउड नहीं है, ये हमने पहले से ही बता दिया। रूल्स को नहीं तोड़ा जा सकता, रूल्स बड़े रिजिड होते हैं। पॉलिसीज में आपको बताया था मैंने फ्लेक्सिबल हैं, रूल्स में हम बहुत रिजिड हैं। रूल्स को ब्रेक अगर करा जाएगा तो पेनल्टी लगेगी। जैसे नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग एक रूल है, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो पेनल्टी लगेगी। तो रूल्स बड़ा रिजिड है, जिसमें स्पेसिफिकली क्लियर कट आपको बता दिया गया व्हाट इज अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज नॉट अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स, प्रोग्राम का मतलब होता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब डिटेल्ड में प्लानिंग करी जाए तो उसको प्रोग्राम बनाना कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग, और यू कैन से डिटेल्ड प्लानिंग रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में प्लानिंग करते हो उसको आप प्रोग्राम बनाना कह देते हो। जैसे आपने एक शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, तो शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड आप डिटेल में प्लानिंग करोगे कि उसका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, उसके लिए रिसोर्सेज कितने चाहिएंगे, उसके लिए पॉलिसीज हमारी क्या होंगी, उसके लिए बजट हमारा क्या होगा। तो जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप डिटेल में प्लानिंग कर रहे हो उसको आप प्रोग्राम बनाना कह देते हो। और स्टूडेंट्स, लास्ट में एक आता है बजट। बजट वर्ड आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रखा है, दैट इज क्वांटिफाइंग फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो उसको आप आज ही न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हो, क्वांटिफाई कर देते हो। जैसे कैश बजट है, तो फ्यूचर में कहां से कितना कैश आने वाला है, कहां कितना कैश जाने वाला है, उसको आप आज ही न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हो, जिससे कि फ्यूचर में एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करने में आसानी भी हो जाए। तो बेसिकली बजट एक कंट्रोलिंग की भी टेक्निक है, जिससे आप बाद में ये पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में जो काम करा जा रहा है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया जा रहा है या नहीं। तो बेसिकली बजट मीन्स क्वांटिफाइंग future facts and figures. Whatever we are going to do in future, we are expressing them in numerical terms at present. आज ही उसको exactly numerical terms में estimate कर लेते हैं, जिससे कि future के अंदर actual performance के साथ compare करना बड़ा easy हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 8 टाइप ऑफ प्लान्स हैं। बेसिकली तो सिंगल यूज या स्टैंडिंग थे, फिर उन्हीं के आगे फर्दर टाइप्स में 8 टाइप ऑफ प्लान्स आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड हमें क्या गिवन है। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स में मैंने आपको बताया, एक है सिंगल यूज प्लान्स जिसको आप स्पेसिफिक प्लान्स भी बोल देते हैं, एक है स्टैंडिंग प्लान्स जिसको आप रिपीटेड यूज प्लान्स भी बोल देते हैं। सिंगल यूज प्लान्स, अब सिंगल यूज प्लान्स, अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। ऐसा इवेंट या प्रोजेक्ट जो एक ही बार होगा, मतलब ऐसी चीजें जो बार बार रिपीट नहीं हो रही, एक ही बार हो रही हैं। Such a course of action is not likely to be repeated in future. तो आप प्लानिंग कर रहे हो ऐसे इवेंट के लिए जो एक ही बार होगा, फ्यूचर में दोबारा से वो इवेंट रिपीट नहीं होगा। They are for non recurring situations. ऐसी सिचुएशंस हैं जो बार बार रिपीट नहीं होती, तो एक ही बार वो सिचुएशन आएगी, बस उसके बाद वो प्लान यूजलेस हो जाएगा। The duration of this plan may depend upon the type of the project. ड्यूरेशन डिपेंड करती है, वो एक वीक भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक सिंगल डे भी हो सकता है। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बजट्स और प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। बजट्स और प्रोग्राम दो ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लान है, जो कि हर बार अलग से बनाना पड़ेगा, बार बार आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। देन स्टैंडिंग प्लान, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, अ स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी एक्टिविटीज जो बार बार होंगी, जो इवेंट्स बार बार रिपीट होंगे, और उन्हीं प्लान्स को आप दोबारा से यूज हर बार कर सकते हो। सच अ प्लान ग्रेटली एनहेंसेस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग। रूटीन में जो डिसीजन लेना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हर बार क्या डिसीजन लेना है।
It is usually developed once, but it is modified from time to time to meet business needs as required. एक ही बार प्लान्स बनेंगे, बार बार उन्हीं प्लान्स को हम फॉलो करेंगे. हाँ, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हर बारी प्लानिंग हमारी सेम ही रहेगी. एग्जाम्पल्स इसमें बच्चे याद रखना, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स. अभी इनको हम डिटेल में भी करेंगे. There are other types of plans which usually are not classified as single use or standing plans. बोर्ड में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लान्स ऐसे हैं जो ना तो सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग है. तो उसमें स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव्स, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे. डिफरेंस स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान्स में देखते हैं. सिंगल यूज प्लान्स रेफर टू प्लान्स formulated to meet the requirement of a particular situation and to accomplish specific objective. एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वो प्लान बनाया, उसके बाद वो प्लान यूजलेस हो जाएगा. बट स्टैंडिंग प्लान रेफर्स टू प्लान्स विच आर यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऐसी एक्टिविटी जो बार बार होंगी, मतलब एक बार वो प्लान फॉलो हो गया, दोबारा भी यूज होगा, वो एक बारी के बाद यूजलेस नहीं होगा. ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान्स आर डेवलप्ड फॉर एक्टिविटीज विच आर नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर. ऐसी एक्टिविटीज के लिए बना रहे हैं जो फ्यूचर में दोबारा से रिपीट नहीं होगी. बट स्टैंडिंग प्लान्स आर डेवलप्ड फॉर एक्टिविटीज विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर. वो एक्टिविटी बार बार रिपीट होगी. देन पीरियड, सिंगल यूज प्लान जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, स्टैंडिंग प्लान जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. स्टेबिलिटी, सिंगल यूज प्लान्स की स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो स्पेसिफिक सिचुएशन खत्म होगी, वो प्रोजेक्ट पूरा होगा, आपको उस प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, उस प्लान को खत्म करना पड़ेगा, तो स्टेबल नहीं है. जबकि स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल बिकॉज वो बार बार यूज हो रहे हैं, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है. स्कोप, सिंगल यूज प्लान्स का नैरो स्कोप है, बिकॉज एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही यूज हो सकते हैं. जबकि स्टैंडिंग प्लान्स का स्कोप वाइड है, क्योंकि वो काफी सारी एक्टिविटीज के अंदर बार बार यूज हो सकते हैं. एग्जाम्पल कैश बजट है, जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल्स में करवाएंगे भी टाइप्स ऑफ प्लान्स में. कैश बजट है, उसके अंदर आपने फ्यूचर में कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगले साल दोबारा बनाना पड़ेगा, तो एक ही बार वो कैश बजट यूज हो सकता है. प्रोसीजर्स फॉर प्रोसेसिंग एन ऑर्डर और सेलेक्टिंग द एम्प्लॉइज, वो प्रोसीजर आपने फिक्स कर दिया, वो प्रोसीजर आप बार बार यूज कर सकते हो. तो जो प्लान एक ही बार यूज होगा वो सिंगल यूज प्लान, जो प्लान बार बार यूज होगा वो स्टैंडिंग प्लान. देन स्टूडेंट इसके टाइप्स आगे कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है. ऑब्जेक्टिव्स, objectives can be said to be the desired future position that the management would like to reach within a given time period. मैंने आपको बताया फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम किस पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे हैं. They are defined as the end point which the management seeks to achieve. Ultimately एंड में क्या चीज हम अचीव करना चाह रहे हैं. For example, an organization may have an objective of increasing sales by 10%. हमारा ऑब्जेक्टिव है हमने अपनी सेल्स को 10% बढ़ाना है और अर्न 20% प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, या 20% का प्रॉफिट कमाना है. तो हमने ये डिसाइड कर दिया कि फ्यूचर में हम क्या चीज अचीव करना चाहते हैं. दे आर यूजुअली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन ब्रॉड एंड जनरल इश्यूज. जनरली टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है मेन इश्यूज के लिए. ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बोथ एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड डिपार्टमेंटल लेवल. जनरली क्या होता है, पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा. दे डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू अचीव. वही बात है, फ्यूचर पोजीशन हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं. दे नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, दैट इज दे शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. वो मैंने आपको पहले भी बताया, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आप ऑब्जेक्टिव्स को क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेट करो. जैसे हमने सेल्स को 10% बढ़ाना है, ये क्वांटिटेटिव टर्म है. आपने खाली कह दिया हमने सेल्स को बढ़ाना है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा. देन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मैंने आपको अभी बताया, रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन. जो लॉन्ग रन से रिलेटेड हमारी प्लानिंग होती है, अगले 5 साल में 10 साल में हम किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते होंगे जिससे पूरा बिजनेस का फ्यूचर फर्क पड़ेगा. We can say a strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization objective. Comprehensive, large scale पे प्लानिंग करी गई. 3 डायमेंशन है इसके, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आया करता है. डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, आप स्ट्रेटेजी में क्या करते हो, सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो, उसके बाद एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करते हो, फिर रिसोर्सेज एलोकेट करते हो ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. Whenever strategy is formulated, the business environment needs to be taken into consideration. ये भी 1 मार्क में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो बिजनेस एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी.
Major strategic decision include like whether the organization will continue to be in the same line of business or combine new line of activity with the existing business. इसी फील्ड में काम करते रहें या नए नए लाइंस में और एंटर करें, तो बहुत क्रूशियल डिसीजन है. और सीक टू एक्वायर अ डोमिनेंट पोजीशन इन द सेम मार्केट या उसी मार्केट में रहें, तो बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिससे पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है. तो स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग है जो लॉन्ग टर्म में हमारे बिजनेस की डायरेक्शन को अफेक्ट करेगी. देन पॉलिसी मैंने आपको बता दिया आर द जनरल स्टेटमेंट्स विच गाइड थिंकिंग एंड एक्शंस ऑफ द मेंबर. जनरली हमने बता दिया कि क्या एक्शंस आपको लेने हैं, क्या एक्शंस आपको नहीं लेने, तो उससे हमें क्या सोचना है, क्या एक्शन लेना, उसमें बड़ी हेल्प मिल जाती है. दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी समझने के लिए भी, स्ट्रेटेजी समझने के लिए भी पॉलिसीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. दे आर गाइड्स टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजंस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी. आपने स्ट्रेटेजी बनाई, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि अब स्ट्रेटेजी तो बन गई, उसको इंप्लीमेंट करने की पॉलिसी क्या है. अ पॉलिसी इज द जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बार बार आएगी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन बार बार आएगी, उसमें हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा वो पता होना बड़ा जरूरी है. अदरवाइज बार बार सिचुएशन आएगी और हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या डिसीजन लेना है. देयर आर पॉलिसीज रेंजिंग फ्रॉम मेजर कंपनी पॉलिसीज टू माइनर पॉलिसीज. मेजर पॉलिसीज भी हो सकती हैं, माइनर पॉलिसीज भी हो सकती हैं. मेजर कंपनी पॉलिसीज आर फॉर ऑल टू नो, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, कंपटीटर्स सभी को पता होना चाहिए, जबकि माइनर पॉलिसीज खाली इनसाइडर्स के लिए होती हैं. पॉलिसीज डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच ए मैनेजर में फंक्शन. मैनेजर में यूज हिज और हर डिस्क्रिशन टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई अ पॉलिसी. यहां पर समझना, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है. मैनेजर थोड़ा बहुत अपनी डिस्क्रिशन को यूज करना चाहे पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए तो कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है. जैसे कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि हम किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को जॉब नहीं देंगे जो 18 साल से कम हो. कंपनी की पॉलिसी हो सकती है हम उधार पे सामान नहीं देंगे. कंपनी की पॉलिसी हो सकती है हम होलसेलर्स के साथ डील करेंगे. तो ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं जिससे मैनेजर्स को डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिल जाएगी. देन प्रोसीजर, मैंने आपको बताया रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट द एक्टिविटीज. किसी भी काम को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे उसको हम प्रोसीजर बोल देते हैं. दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड. एग्जैक्टली बता दिया जाता है कि किसी काम को कैसे करना है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेप्स बता देते हैं, सीक्वेंस में कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा. They are specified steps to be followed in a particular circumstance. They are generally meant for insiders to follow. Generally हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोसीजर्स बनाते हैं. The sequence of steps or actions to be taken are generally to enforce a policy and to attain the objectives. किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बेसिकली प्रोसीजर्स बनाए जा रहे हैं. प्रोसीजर्स आर वेरी रिजिड होते हैं एंड डू नॉट लीव एनी स्कोप फॉर इंडिविजुअल जजमेंट. अगर आपने मान लो किसी काम को करने के 5 स्टेप्स बना दिए तो हमें उन 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. हम अपनी मर्जी से प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते हैं. जैसे हमें गुड्स को परचेज करना है तो पहले प्रोसीजर क्या हो सकता है कि सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करो, कोटेशंस मंगवाओ, कोटेशंस को कंपेयर करो, ऑर्डर प्लेस करो जो सबसे बढ़िया कोटेशन देगा, फिर गुड्स आएंगे तो उनकी इंस्पेक्शन करो, उसके बाद पेमेंट करो. तो आप देख सकते हो कहीं से भी गुड्स खरीदने के 6 स्टेप्स बता दिए. तो कोई भी इंडिविजुअल जो गुड्स को खरीद के लेके आएगा उसको ये 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. देन मेथड, मैंने आपको बताया मेथड्स प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड. किसी एक काम को करने का एक तरीका क्या होगा, एक प्रेस्क्राइब्ड तरीका क्या है कि इसी तरीके से करना है, कोई दूसरा तरीका हमने यूज नहीं करना. इट डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग 1 स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाइज हाउ दिस स्टेप इज टू बी परफॉर्म्ड. एक पर्टिकुलर स्टेप से रिलेटेड हम डील कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेप को कैसे परफॉर्म किया जाएगा. सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी. वो आपने पहले भी पढ़ रखा है. अगर आप सही मेथड को फॉलो करोगे तो टाइम भी कम लगेगा, एफर्ट्स भी कम लगेंगे, एफिशिएंसी का लेवल बढ़ जाएगा. जैसे आपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं. हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, लेक्चर, सेमिनार्स हो सकते हैं. सुपरवाइजरी लेवल के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकता है, वर्क ओरिएंटेड मेथड्स हो सकते हैं. तो अगर आप सही मेथड को चूज कर लोगे तो आपका टाइम काफी बच जाएगा. तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम पहले से ही फिक्स करके रखते हैं कि ये मेथड है जिसको हम फॉलो करेंगे, ये मेथड है जिसको हम फॉलो नहीं करेंगे. रूल्स आर स्पेसिफिक और रिजिड स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन. रिजिडली बड़ा क्लियर कट बता दिया भाई ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है. दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन. इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई मर्जी नहीं है.
इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। क्लियरली बता दिया कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, जिसके अंदर किसी टाइप की कोई आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई। They are usually the simplest type of plans because there is no compromise or change unless a policy decision is taken। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लान क्या है? तो रूल्स हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई सोचना ही नहीं है, कोई चेंज करना ही नहीं है। जैसे नो स्मोकिंग, चाइल्ड लेबर नॉट अलाउड, तो ये रूल्स हैं जिसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और अगर रूल्स को तोड़ेंगे तो जनरली उससे रिलेटेड पनिशमेंट्स या पेनल्टी भी लगती है। देन प्रोग्राम, मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब डिटेल में प्लानिंग करी जाए, तो प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल में आपने प्लानिंग कर दी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पॉलिसीज क्या होंगी, प्रोसीजर्स क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, टास्क क्या होंगे, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज कितने चाहिए, बजट कितना चाहिए। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब आप डिटेल में प्लानिंग करते हो उसको हम प्रोग्राम कह देते हैं। माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आर वर्कड आउट, छोटी से छोटी डिटेल आप उस प्रोजेक्ट की वर्कआउट कर लेते हो, प्रोसीजर उससे रिलेटेड, रूल्स, बजट, सब कुछ छोटी से छोटी चीज जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप वर्कआउट करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, अब कंपनी में है प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसेस। आप एक न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसेस बना रहे हो, आप एक शॉपिंग मॉल बना रहे हो, ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड जब आप डिटेल्ड प्लानिंग करते हो तो उसको आप प्रोग्राम बनाना कह देते हो। The last one is budget. Budget is the statement of expected results expressed in numerical terms. फ्यूचर में जो आप करना चाह रहे हो आज ही उसको आप न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हो। इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। फ्यूचर में आप क्या करने वाले उसको आज ही क्वांटिफाई कर दिया, आज ही न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। Since budget represents all items in numbers, exact numbers में बता दिया, it becomes easier to compare actual figures with the expected figures and take corrective action. Thus, budget is also a control device. तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग में कौन सा टाइप ऑफ प्लान ऐसा है जिसको कंट्रोल डिवाइस भी माना जा सकता है? तो बजट्स हैं, क्योंकि उसमें आपने एक्चुअल में स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल न्यूमेरिकल टर्म्स में सेट कर दिया, जिससे कि बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस को पता करके करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। मेकिंग अ बजट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, देयरफॉर इट इज क्लियरली अंडर प्लानिंग। लेकिन बजट बनाने के लिए आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए इसको टाइप ऑफ प्लान के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। इंपॉर्टेंट बजट जैसे हैं सेल्स बजट बना सकते हैं, प्रोडक्शन बजट बना सकते हैं, कैश बजट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट। तो इसमें हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनको आज ही न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये टाइप्स ऑफ प्लान है। कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट कीवर्ड्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। पेपर में क्वेश्चन जनरली इसका आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि टाइप ऑफ प्लान क्या है। तो स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए इसके नोट साथ के साथ बनाने की, जिससे एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।